ऑलराइट, गुड आफ्टरनून पीपल। और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में भरपूर स्वागत है आपका। Chapters 1 and 2 we did, they were a part of what is called electrostatics. Electrostatics would deal with charges which are at rest. This is now a new branch where we will look at charges in motion. Whenever charges are in motion, they constitute electric current. तो सबसे पहले इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि what is electric current. तो when charges flow through a conductor, when charges flow through a conductor, then electric current is said to be constituted. तो in a very simple definition मैंने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया है कि when charges flow through a conductor, a conducting wire, then electric current is said to be constituted. अब इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ये 200 साल 250 साल पहले हो गए। तो 250 साल पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मैं उनका नाम सबसे पहले लिख रहा हूं, ना ही एम्पियर का, ना ही कर्कॉफ का, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे, बट इनका नाम काफी ऊपर है। अच्छा, नाउ इट इज एज सिंपल, कल भी बहुत बिजली कड़क रही थी। आई एम श्योर आपने देखा होगा, आसमान में बिजलियां धन कड़कती रहती हैं और फिर कहीं एक जगह पे धन करके नीचे आ जाती है। वो जैसे नीचे आती है, चार्जेस कम कंडक्टिंग डाउन एंड रीच द ग्राउंड। हजारों एम्पियर का करंट कंस्टिट्यूट होता है, वो बहुत बड़ा करंट है। तो हमारे रिमोट की बैटरी वगैरह भी करंट कंस्टिट्यूट करती है, वो स्टेडी करंट है। तो इन सब अलग अलग टाइप के करंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं करंट का बेसिक डेफिनेशन। ऑलराइट, सपोज कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर, कंसीडर अ कंडक्टर, बराबर। वी टेक a small cross section of cross sectional area, नहीं, cross section of the conductor। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ऑलराइट, सपोज ये वायर है तो इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन। ऑलराइट, सो वी कंसीडर अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड इफ मैं कहता हूं चार्जेस हर दिशा में फ्लो हो रहे हैं और उनको किसी एक दिशा में मैं देखना चाहूंगा, लेट Q प्लस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन टाइम t इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन को फॉरवर्ड लिखेंगे, दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड हो जाएगा। तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड Q minus amount of negative charge flow in the forward direction in time t। मतलब मैंने दो टाइप के चार्ज कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे। मैं जानता हूं दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इस दिशा में Q प्लस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इसी दिशा में Q माइनस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है। इट इज एज सिंपल एज सेइंग, सपोज इस दिशा में +5 कूलम पॉजिटिव चार्ज गया और इस दिशा में -2 कूलम नेगेटिव चार्ज गया। व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन? सो द नेट चार्ज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, the net charge flowing in the forward direction is, ध्यान से देखिएगा, it is Q plus minus Q minus। अब यहां पे कोई मुझसे पूछेगा, सर ये Q प्लस पॉजिटिव है, Q माइनस नेगेटिव है, तो अगर तुम बोल रहे हो यहाँ पे 5 कूलम पॉजिटिव और यहाँ पे 2 कूलम नेगेटिव, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, ये Q माइनस जो है ना, ये सिर्फ अमाउंट है, मतलब मैग्नीट्यूड।
मतलब 2 कूलम माइनस में, तो यहाँ माइनस कर दिया मैंने और 2 की वैल्यू यहाँ लगा दूंगा। Q प्लस एंड Q माइनस आर ओनली वैल्यूज, यू नो मैग्नीट्यूड्स, तो मैंने इस तरह उसको लिखा है। एंड अब हम करंट डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, पहली बार डेफिनेशन आ रहा है करंट का, शायद बचपन में देखा होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग अपॉन टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट का सर्वप्रथम डेफिनेशन I इज कितना चार्ज पास हो रहा है Q अपॉन टाइम कितना है T। सो I इज Q बाय T, मेरा सबसे पहला और सबसे बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। सो इलेक्ट्रिक करंट I is Q by T. Now if you look at this equation, it is as simple, इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट जानने के लिए इसके चार्ज के यूनिट्स तो हम जानते ही हैं, कूलम है, टाइम का सेकंड है। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड, और बेटर नोन एज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट है, आगे C पीछे T, बीच में टिक 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 टिक, वो मेरा हाथ ऐसा फिसल जाता है, पर मैं अच्छी तरह लिखने की कोशिश करता हूं। करंट इज कूलम पर सेकंड, और बेटर नोन एज एम्पियर, बड़ा ए। जॉन आंद्रे एम्पियर के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट को एम्पियर का नाम दिया गया है। सो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। हमने Q प्लस अमाउंट, मतलब 5 कूलम पॉजिटिव इस तरफ, 2 कूलम नेगेटिव उस तरफ, तो व्हाट इज द नेट चार्ज, 5 और 2 क्या था, नेगेटिव, तो 5 माइनस 2 मतलब कितने कूलम जा रहा है, 3 कूलम, एंड टाइम t में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज I, करंट इज चार्ज Q ओवर टाइम t। SI यूनिट इज कूलम पर सेकंड, बेटर नोन एज एम्पियर। तो 1 एम्पियर, you can say it is 1 coulomb per second. We can roughly define 1 ampere as the current when a charge of 1 coulomb flows through the conductor in 1 second. This is a rough definition of 1 ampere. This is not the pure SI definition. SI definition chapter 4 में आएगा, don't worry. So when 1 coulomb of charge crosses the cross section of a conductor in 1 second, 1 ampere current is said to be constituted. अब ये 1 एम्पियर तो बहुत बड़ा करंट है, क्योंकि 1 कूलम खुद में बहुत बड़ा चार्ज है। तो दूसरे छोटे छोटे हैं क्या डेफिनेशंस, मतलब यूनिट्स। एक तो 1 मिली एम्पियर, मिली 1, ये 1 था, मिली एम्प इज 10 रेज टू माइनस 3 एम्प। फिर है 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 1 म्यू बोलते हैं इसको, म्यू माइक्रो एम्प इज 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर। तुम्हारे नर्व्स में से जो करंट पास होता है ना, वो माइक्रो एम्पियर में होता है। तो नर्व्स में भी करंट होता है ना, सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं वगैरह। सो ऑल दैट, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूनिट्स। यू विल बी यूजिंग मिली एम्प, माइक्रो एम्पियर इन अ वेरी लार्ज कंटेक्स्ट। नाउ दिस वाज जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन, बट स्टेडी करंट के लिए हमें एक डेरिवेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टेडी करंट के लिए क्या है वो डेरिवेशन, जैसे हम बचपन में, तुमको याद हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए करते थे, वेलोसिटी के लिए करते थे, लेट डेल्टा एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बी कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। सेम टू सेम बातें मैं करने वाला हूं करंट के लिए। सो देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। सो लेट डेल्टा क्यू amount of charge flow through the conductor, ये सब लेट आते रहते हैं, इंडिया सुधरेगा नहीं, in time delta t. So delta q amount of charge flows through the conductor in time delta t. So we are now going to define average current. We define average
इलेक्ट्रिक करंट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन हेड्स अप, याद है एवरेज का सिंबल, एवरेज आई इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम डेल्टा टी में, तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एवरेज आई इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। टेकिंग लिमिट वही अपना पुराना जूने जमाने याद आ गए, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वी गेट क्या मिलता है हमको, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग ना आए तो हालत खराब हो जाए, करंट एज, यू रिमेंबर ये एवरेज का ब्रैकेट हट जाएगा, आई इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और जिसकी वजह से मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा श्रीमान, आई इज डी क्यू बाय डी टी। वेरी लवली, एकदम चकाचक। वैसे इस आइडिया पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ज्यादा न्यूमेरिकल बेस नहीं है, पर जेडब्ल्यू नीट के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। सो इफ यू बीन गिवन चार्ज क्यू and they have asked you for current, simply differentiate q with respect to time and you will find out current. So as simple as it looks. मैं एक और नोट के जरिए कुछ कहना चाहूंगा आपसे, एक सेकंड लिख देता हूं, that is on differentiating q charge with respect to time t we get इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो ये लिख दिया मैंने। और पहली नोट में दो चीजें हैं। पहला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको करंट का इक्वेशन दिया जाता है, लाइक से I is 5t square plus 2t minus 5 and they want you to find charge. What then? तो to find charge ब्लू लिखेंगे, ब्लू। अच्छा, तुम तो जानते हो I is dq by dt. So do you agree dq is I dt? I is dq by dt. So isn't it but obvious dq is I dt? And charge के लिए you need to integrate dq. So charge q is obtained by integrating dq, and on integrating dq क्या है, isn't it I dt? So this is, ऊपर लिखेंगे, इधर लिखते हैं, so dq, ladies and gentlemen, not gentlemen, so q is integral I dt। बहुत ही अप्रतिम इक्वेशन है ये। तो q is integral dq and dq is what, I dt, so q is integral I dt। अगर q को डिफरेंशिएट करके करंट मिलता है तो करंट को इंटीग्रेट करके चार्ज मिल जाएगा, as simple as it gets। So if you integrate current with time you will get the equation for charge। The second note is a bit tacky, एक्चुअली ये सब बातें टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये थोड़ी काम करने के लिए जरूरी है, बीच बीच में बातें तो ये लिख देते हैं। तो दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहा है, एंड आई एम श्योर यू नो चार्ज जब भी मोशन में होता है तो करंट कंस्टिट्यूट करता है। सो योर क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा है कितना करंट कंस्टिट्यूट करे, तो उसको नोट नंबर 2 में लेंगे। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन revolving in a circular orbit, वैसे हमेशा सर्कुलर ही होता है, orbit of radius r with a speed v। ओके, अब क्या होगा, अच्छा कितना इलेक्ट्रिक करंट है, फंडा तो उसी के लिए शुरू हुआ है ना, कितना करंट कंस्टिट्यूट हुआ है, I is q by t, everybody knows this, I is q by t। Do you also remember q is any? Oh,
कितना n है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1। सो हियर n इज इक्वल टू 1 है, तो करंट का वैल्यू कितना हो गया है श्रीमान? इसी इक्वेशन में n की जगह 1 डाल दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाना है? मुझे मिल जाना है सुकून। आजकल बहुत डेंजरस होता है सुकून मिलना, मिलता ही नहीं कभी। सो n इज 1 हो जाता है एंड I इज E बाय T। तो ये तुम्हारा पहला है। सपोज वो टाइम दे रखे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, तो I इज E बाय T लगा के आप इक्वेशन फाइंड कर लो। अच्छा, खत्म नहीं हुआ, चालू है। डू यू नो T इज 1 बाय नू? बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं यहाँ पे। नू है, नू कौन है जी? फ्रीक्वेंसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसकी बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। वाह, तो टाइम की जगह 1 बाय फ्रीक्वेंसी डाला, तो ब्लू कलर में इक्वेशन निकाला, तो आई इज इनू। लोग इनो पीते हैं गैस निकालने के लिए, यहाँ इनू है, तो आई इज इनू। ऑल्सो खत्म हुआ ही नहीं है, चालू ही है ये। फाइनली डिस्टेंस एवरीबॉडी नोस इज स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू हो रहा है, टक 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 घूम के वापस आया। In this circular orbit of radius r, how much distance has it covered? Do you agree? In the circular orbit of radius r, it is 2 pi r. So distance traveled is 2 pi r. And how much is the time? How much is the speed? Speed is v, time is t. So do you agree t is 2 pi r by v? और इस इक्वेशन को उठा करके इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो I इज E बाय T की जगह 2 पाई R बाई V, बाई को चढ़ा देते हैं ऊपर, तो I इज EV बाय 2 पाई R। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो भी इक्वेशन दिखा रहा हूं आपको, ये टेक्निकली सारे सिलेबस में है, पर थियोरेटिकली एक भी इक्वेशन बुक में लिखा नहीं है। So no offense, but these are very important equations. असाइनमेंट जब मैं दूंगा तो ऐसे टाइप के कुछ सम्स भी इंक्लूड करूंगा, वेरी बेसिक टाइप्स। बट अगर आपको इक्वेशन पता नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ जाएगा, और डिराइव करते करते हो सकता है गंभीर परिस्थिति हो जाए। तो वी डोंट वांट नो गंभीर परिस्थिति, वी नीड ओनली इक्वेशंस। सो I is E by T, I is E nu, and I is EV by 2 pi R। अच्छा, लेट मी मेक वन क्लैरिफिकेशन हियर। हर बार जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा हो। वो ये भी कह सकते हैं ना कि कोई चार्ज है, वो क्यों घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन E की जगह Q भी तो हो सकता है। तो अगर चार्ज Q हो तो इक्वेशंस में क्या फर्क आएगा? कुछ नहीं, I is Q by T हो जाएगा, I is Q nu हो जाएगा, and I is QV by 2 pi R। Simple, there is no change here। So might as well just jot down the basic equation, Walker-Tay, random, mode, null, and we are good to go। So I'll give you 10 seconds to jot down those equations, and once you are on it, I am ready to go। बहुत सुंदर इक्वेशन है। Doesn't seem like some... Alright, I'm back, and I'm back with a bang। And now करंट दिया गल्ला करे नाल नाल बैठे। वैसे तो बहुत सारी गल्ला कर दी भाई। ये गुड। सो क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। इसकी तो फटी पड़ी है। सो फॉर्मेशन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। अच्छा, तो करंट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, दैट इज द की आइडिया हियर। नाउ
in chapter 1 we saw that charges were at rest and अगर आपको चार्ज मोशन में लाना है तो you have to keep it in an electric field. You keep it in an electric field, the charge will undergo acceleration and as a result it will move, it will come in motion. But चार्जेस मेरे को फ्री मिलेंगे कहाँ? पूरे संसार में ऐसे फ्री चार्जेस तो मिल नहीं रहे. क्या हाल है भाई, 5 किलो फ्री चार्ज दे दे, ले ले ला जा. नहीं, ऐसा तो है नहीं. तो दिक्कत यही तो है. फ्री चार्ज मिलते हैं आयनोस्फीयर में, यू नो, यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर आयनोस्फीयर में फ्री चार्ज है, वहां से पैक करके ले आओ तो बात अलग है. कोई आ रहा हो ऊपर से स्पेस में से तो बोल सकते हैं फ्री चार्ज पैक करके ले आना, उसमें भी दिक्कत है. हमारे एटम्स न्यूक्लियाई में भी कभी कभी दे आर सो टाइटली बाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स, तुम भले उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो एक्सटर्नल, बट फिर भी उसको वो एक्सिलरेट नहीं करेगा. वो you know, it will not come out and will form current. No, it will not. So there lies the basic problem कि finally फिर you know electric current form कैसे होगा. So that is the first question, that is the most important question कि current form कैसे होगा. तो important जानना ये है कि majority materials में electrons are all very tightly bound. So even if you keep such materials in an external electric field, they will not constitute current. But कुछ materials हैं जिनमें जिनका configuration ऐसा है कि जिस वजह से electrons free हो जाते हैं. सारे के सारे नहीं, कुछ एक electrons free हो जाते हैं. And उन free electrons, उस materials को अगर आप कोई उसमें रखते हैं कोई external electric field में, तो these electrons will move. हाँ, बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, बाकी कुछ मूव नहीं करेगा. पॉजिटिव आयंस, अब सपोज इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो पीछे किसको छोड़ गए? पॉजिटिव आयंस. तो पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और करंट कंस्टिट्यूट करेंगे. सो ऐसी सिचुएशन में हमको मेटल्स याद आते हैं. इन मेटल्स को हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं. सो द क्वेश्चन इज हाउ इज करंट फॉर्म्ड, हाउ इज करंट कंस्टिट्यूटेड in conductors. So let us just have a look. Formation of current. So in majority materials electrons are tightly bound, they are not free. So in majority materials electrons, ये E/S is electrons, are tightly bound. And if kept in electric field, in external electric field, they do not move. Simple एकदम. ये materials जो है जिनमें electrons ऐसे tightly bound है, वो insulators हो जाते हैं. ऐसे materials को हम नाम देते हैं insulators. But in some materials, कुछ एक materials में, for example metals, electrons, some electrons become free and in an external electric field they move and constitute current, electric current. हाँ, let me tell you, positive ions remain fixed. इसकी भी एक कहानी है पॉजिटिव आयंस की भी, वो सुनाऊंगा एक दिन, आज नहीं, आज का दिन कहानी पॉजिटिव आयंस की नहीं है. पॉजिटिव आयंस रिमेन फिक्स्ड, remain, let me remain fixed. ओके, तो ऐसे मटेरियल्स को हम सॉलिड कंडक्टर्स कहते हैं. जो तुम्हारे वायर बनाते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं. अच्छा, कुछ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में. आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट दैट इन केमिस्ट्री. इन सॉल्यूशंस, इन सेल्स लाइक लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो केमिकल से बनते हैं, उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मूव करते हैं. तो इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, लाइटिक सॉल्यूशंस,
electrolytic. There is motion of both positive and negative charges. So ये दोनों मिलके current constitute करते हैं. But right now electrolytic solutions is not part of our idea. So we'll keep electrolytic solutions to take place some other day. I think आपके chemistry में ज़्यादा detail में वो चीज़ discuss होनी है. So in short, current इस तरह constitute होता है. But ऐसा नहीं है कि हर मेटल में ले लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे करोगे कंडक्टर में? तुम्हारे पास एक वायर है लेटस से, उसमें करंट क्रिएट कैसे करोगे? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कैसे करोगे? लेट मी शो यू. बेसिकली अंडरस्टैंड वन थिंग. In a conductor, in anything, let's say this is a conductor. This is not a conductor, it's a plastic pen. But let us say this is a conductor. चाहे कोई भी मटेरियल हो, अगर इसमें मोशन हो रहा है तो the electrons in this material will be moving randomly in every possible direction. In short, दो अगर ऐसे जा रहे हैं तो दो ऐसे आ रहे होंगे, दो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो दो नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा. So in this particular case, if I touch this rod, let us say this is a rod, metallic rod, मैं touch करूं, will I experience current? No, because what is the net flow of charges through any cross section? Zero. So because the electrons, the charges are randomly moving in every possible direction, the net charge passing. अभी आप घर पे जाके खिड़की पे डंडा होता है, सल्ली होती है, आयरन रॉड होता है, उसको पकड़ लो, गरम लगेगा, but will you experience current? No, because electrons are randomly moving in every possible direction, thus there is no current constituted. So let me write that down. In metals, charges, electrons are moving randomly in every possible direction. Absence of electric field. Electric field नहीं है फिलहाल. So in absence of electric field, don't worry, मैं ऊपर जा रहा हूं. The net charge passing through any cross section, the net charge, हमारे पीके सिंह को चार्ज कहते थे. चार्ज बहुत बढ़िया टीचर थे हमारे, थे मतलब मेरे लिए तो थे हो गए, बट अभी भी होंगे आई एम श्योर. The net, so in absence of electric field, the net charge passing through any cross section is ZERO, मतलब जीरो. तो इन शॉर्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो कोई चार्ज पास होगा नहीं. तो दिस इज द position, the situation of a rod when you are not keeping it in an electric field. Now let us consider a wire. ये रहा तुम्हारा वायर, इसमें बतेरे इलेक्ट्रॉन्स है, पर एज आई सेड सारे रैंडम मोशन में है, कोई किसी एक डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, तो कोई करंट नहीं है. अगर मैं कुछ ऐसा करूं, प्लास्टिक की दो डिस्क लूं, प्लास्टिक इंसुलेटर, और उस पे चार्ज डालूं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और उन दोनों को इन एंड्स पे फिट कर दो. इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्क, लेट अस से इट हैज चार्ज प्लस q, एंड इस एंड पे नेगेटिवली चार्ज डिस्क व्हिच इज माइनस q. डू यू अग्री, ड्यू टू ये बोथ डिस्क मैंने फिट कर दिया एट द एंड्स ऑफ अ सिलेंडर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, a net electric field will take place, and electric field is always from positive to negative, इस तरफ. अब ये इलेक्ट्रॉन, लेट अस से दो इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन. ये दो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे श्रीमान? वी रिमेंबर, आई एम श्योर वी रिमेंबर, F bar is QE bar. चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स इज ऑपोजिट. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा? ट्विंग. नाउ क्वेश्चन इज सर इन दो पे ही पड़ेगा, बाकियों पे? भाई सब पे पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो.
सब पे फोर्स पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ये इलेक्ट्रॉन्स धन 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 करके एक ही दिशा में मूव करना शुरू कर देंगे. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड the electrons will experience force to opposite to the electric field and किस तरफ दौड़ेंगे ये पॉजिटिव डिस्क की तरफ और ये सारे नेगेटिव जितने भी हैं अपने को तो 2 ही दिख रहे हैं वो सारे यहां पे जाके डू यू अग्री जैसे नेगेटिव टकराते जाएंगे इसका प्लस क्यू चार्ज कम होता जाएगा एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड thus reach the plus q disk where they try to neutralize. धीरे धीरे इस पे चार्ज कम हो रहा है एंड क्योंकि इस पे चार्ज कम हो रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा कम. यू अग्री विथ मी. एंड थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम हो गया है कि अब करंट भी क्या हो जाएगा खत्म. रीच द प्लस क्यू डिस्क एंड न्यूट्रलाइज the positive charge. So after some time the electric current becomes 0 क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कैसे होगा ये बेचारा करेगा पर वो काफी कम होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच के इसको न्यूट्रलाइज कर दिए पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया. द करंट बिकम्स 0. तो ऐसा अभी कोई जा नहीं रहा बेचारा. पर अगर कुछ ऐसा सेटिंग मारा जाए जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज में देता ही रहूं तो डू यू अग्री इलेक्ट्रॉन्स आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे और एक स्टेडी करंट का कंस्टिट्यूशन फॉर्मेशन मैं कर पाऊंगा. नाउ द क्वेश्चन इज सर इस पे पॉजिटिव चार्ज डालेगा कौन. कैसे डालेंगे इस पे. तुम्हारे रेगुलर सर्किट्स में ये काम बैटरी करती है. सो द बैटरी कीप्स प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड एज अ रिजल्ट द करंट कीप्स हैपनिंग. फाइनली जब बैटरी का एनर्जी खत्म हो जाता है मसाला खत्म हो जाता है तो करंट भी तुम्हारा 0 होता है. सो इफ वी कीप सप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज टू द डिस्क then we can establish a steady current. This happens in your batteries. In real life, this is done. Cells. तो ये बैटरीज और सेल्स है. तुम्हारे घड़ियाल में तुमने बैटरी डाली है तुम्हारे रिमोट में तुमने सेल डाला है. ये सब स्टेडी करंट प्रोवाइड करते जाते हैं और तुम्हारा काम बैटरी का हो या अपना किसका सेल का हो या क्लॉक का हो और रिमोट का हो वो काम चलता जाता है. शिट तो वो चलता जाता. तो इस तरह हम एक स्टेडी करंट दैट्स द की ऑफ दिस आइडिया प्रोवाइडिंग स्टेडी करंट. स्टेडी करंट चलता जाए. अभी बिजली में धारा करके आ जाएगा ये स्टेडी करंट नहीं है. ये तो सारा चार होप करके आया निकल गया खत्म हो गया. विल दिस कंटिन्यू. नो. सो बिकॉज उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा उतर गया एंड मैटर इज क्लोज्ड. वी नीड करंट विच कैन कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेडी करंट. नहीं तो आपकी ट्यूबलाइट अगर ये आपके वायर में स्टेडी करंट नहीं आ रहा होता तो ट्यूबलाइट चालू बंद कम ज्यादा होती रहती. तो ये तो अच्छा नहीं है. ये सही बात नहीं. तो हमको स्टेडी करंट की आवश्यकता है जो बैटरीज और सेल्स प्रोवाइड करते हैं अपने को. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ करंट. नाउ लेट अस टेक 1 second break and we'll be able to find out what more. नए आइडिया पे जाने के पहले let's take a small break. Okay, तो अब थोड़ी सी अलग बातें करेंगे. इस चीज को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है. नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि करंट का आइडिया अभी फिलहाल 150 साल पुराना है. बट देयर वाज दिस गाय बेंजामिन फ्रैंकलिन
And I hope you remember Benjamin Franklin. He was the one of the three founding fathers of the American Declaration of Independence, 1775. So he was also a scientist, and he was the first person to show charges. वो पतंग वतंग उड़ा के चार्जेस डेमोन्स्ट्रेट किए थे, तो वही बंदे. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अराउंड 250 years बैक उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा विचारों में किया, सोचा कि किसी दिन कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा और वो करंट पॉजिटिव चार्जेस होगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड दैट current flow in a conductor would be due to the flow of positive charges. So the key word here is positive charges. Now today we know in reality positive charges flow नहीं करते. आज हमको पता है पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो करते हैं. So in reality, positive charges do not flow. Electric current is actually the flow due to the flow of negative charges, मतलब electrons. So negative charges ही flow करते हैं, हम जानते हैं. पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया कन्वेंशनल करंट. सो प्लीज लुक एट दिस. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऑनर में हम ये बात कन्वेंशनल करंट, ये डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन नाम देते हैं. सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू. सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और मैंने इसको किसी बैटरी के साथ लगाया है. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. अब आज की तारीख में इन रियलिटी हम जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, टक 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 कंडक्टर के थ्रू जाते हैं और घूम फिर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं. फिर से बात बता देता हूं कि इन द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, मूव थ्रू द कंडक्टर एंड अगेन एंटर इनटू द नेगेटिव टर्मिनल. बट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसा लिया जाता है कि पॉजिटिव में से करंट निकला, कंडक्टर के थ्रू गया और नेगेटिव में एंटर हुआ. ये डायरेक्शन, ये लाल कलर जो है ना, इट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड ब्लैक में दिखाया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. सो इफ आई वर टू नेम दिस A, B, C, D, and I were to say that conventional current flows from A to B to C to D, then in reality I understand that electrons are flowing in the reverse way. Electrons are flowing from D to C to B to A. Reality black color की है, reality is black. Theoretically it is red. Now somebody will ask me, sir तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तो मरे 250 साल हुए, तो छोड़ो ना यार, अपने ब्लैक में ही रखो ना. हम क्यों ऐसा करते हैं आज की तारीख में भी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई अपना सगा तो था नहीं. पर if you want to change that thing today, you will have to change every diagram in every page of every book, of every reference book, of every journal, of every international publication, every national publication, every chart that has ever been printed,
regarding electrical circuits, and all this would involve a cost of billions of dollars. So billions of dollars का cost किसके लिए? सिर्फ एक चीज चेंज करने के लिए? Is it even worth it? 10 मिनट लगते हैं हमको ये समझने में कि अच्छा करंट अगर यों जा रहा है, यों दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स असलियत में यों जा रहे हैं. सो व्हाट इज द बिग इशू? इतना ईगो भी बड़ा नहीं है अपना कि नहीं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ही सही है, इलेक्ट्रॉन किंग है, उसके नाम का लगाओ. नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं. It will take you just one lecture to compromise with the fact that if current is shown flowing like this, then in reality electrons are moving on the opposite, in the reverse direction. So this is what is called conventional current, and Benjamin Franklin का ये योगदान रहा है, उसी के ऑनर में हम अभी उस चीज को इस्तेमाल करते हैं. This is going to stay. We are not going to change this. So you better compromise yourself with this fact. So if direction of conventional current is from A to B to C to D, then in reality the direction of electron flow is reverse, which is from D to C to B to A. This is conventional current for you. तो इसको एक एक आइडिया से, क्योंकि हमेशा मैं करने वाला, ये तो पहली सर्किट बनाई, ऐसी बहुत सारी सर्किट्स इस चैप्टर में बनाएंगे. तो ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए कि करंट कहां से कहां जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं. अपने माइंड में वो फंडा क्लियर होना चाहिए. इसलिए मैंने कन्वेंशनल करंट का आइडिया मैंने यहीं पे उठा लिया, क्योंकि आगे जाके थिंग्स आर गोना बिकम मोर ट्रिकी अगर मैं इस चीज को अभी ना उठाऊं तो. नाउ योर फेवरेट, माय फेवरेट, एवरीबॉडीज फेवरेट, everybody heard about this Ohm's law. Ohm's law. Who is not aware of Ohm's law? Anybody who ever passed 10th knows Ohm's law. So what is Ohm's law? What did Ohm state? Ohm ने कहा कि under steady conditions of temperature, pressure, etc., the ratio of the potential difference between the two ends of a conductor, potential difference का रेशियो किसके साथ? To the electric current flowing through it, is constant. So in short, हमने उसने ये कंडक्टर लगाया और बैटरी लगा दिया. Let us say potential difference is V, and this is like A, this is like B, and current is I. Then the ratio of the potential difference, which is V, across both ends of the conductor to the current flowing through the conductor is constant. In short, V by I is constant. This, ladies and gentlemen, this is Ohm's law. अगर कोई तुमसे पूछे what is Ohm's law, तो V by I is constant is called Ohm's law. And इस constant को एक नाम दिया गया. I'm sure everyone who is watching this knows this. This is called resistance and is denoted as R. And due to which we arrive at the most famous expression, which is V is IR. So V is IR. Many people think this is Ohm's law, but this is not Ohm's law. This is the modified form of Ohm's law. Ohm's law is this: V by I is constant. That is Ohm's law. V is IR is the modified form of Ohm's law. So equation 2 is the modified form, the more famous form, the most used form of Ohm's law. So ये जो कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. अगर कोई तुमसे पूछे कि V इज इक्वल टू आई आर में R क्या होता है, एवरीबॉडी से सर रेजिस्टेंस. अच्छा होता क्या है? वो मालूम नहीं सर, वो कंडक्टर में होता है, वो रेजिस्टेंस होता है. बट उसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का मतलब है अपोज करना, रेजिस्ट करना. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर
due to which it opposes the flow of electric current through it is called resistance. So मैं पहले लिख लूं, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहीं पे देखा आपने वोल्ट पर एम्पियर, ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, तो इज वोल्ट पर एम्पियर, और better known as ohm. Symbol is omega. So जॉर्ज साइमन ओम के ऑनर में हमने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस को उनके यूनिट से सिंबलाइज किया है. So ohm is the unit of resistance. Symbol is omega. So resistance actually is the property. Resistance is the property of a conductor which opposes the flow of electric current. Ohm's law के टाइटल को उड़ाने का टेम आ गया है. So due to which it opposes the flow of electric current, which opposes the flow of electric current. तो इंसुलेटर्स वगैरह का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है क्योंकि वो मस्त रोकते हैं करंट को. कंडक्टर्स वगैरह का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, तो क्योंकि वो आने देते हैं करंट को. अगर रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, तो इसकी उल्टी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस, जिसका मतलब है आने देना. आओ राजा. सो द रेसिप्रोकल, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance. जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल है R, कंडक्टेंस का कोई सिंबल नहीं है. कंडक्टेंस इज सिंपली 1 upon रेजिस्टेंस. सो कंडक्टेंस 1 upon resistance. Conductance means to allow the flow of current. And बहुत टाइम तक इसकी ऐसा यूनिट भी नहीं थी. ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, ये ओम है ना रेजिस्टेंस का, तो इसका ही उल्टा है ना, तो ओम इनवर्स, और फिर उसको सीरीज में इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको बना दिया महो. OHM का उल्टा MHO, महो. एंड इतना ही नहीं, ये ओमेगा सिंबल है रेजिस्टेंस का, तो इसका भी उल्टा कर दिया सिंबल में, उल्टा ओमेगा. तो बहुत टाइम तक तो यही चलता रहा, ओम इनवर्स, मोह, उल्टा ओमेगा. फाइनली आया दूसरा, सीमन. बायोलॉजी वाले कुछ और ना समझे, ये SIEMEN है, कोई और नहीं है. एंड सिंबल है बड़ा S. सो SIEMEN इज सीमन, जिसका सिंबल है बड़ा S. आजकल इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है. नाउ एज आई सेड, रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. किस चीज पे डिपेंड करता है? अभी अगर किसी को बोला कि सर V/I R था ना, तो अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो R बढ़ जाएगा ना. अच्छा, V ना बढ़ाऊं, ये मैं ऊपर वाला इक्वेशन फुकट में उड़ा दिया. कोई ये समझे कि सर V बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा ना? नहीं. अच्छा, I घटाऊंगा तो R बढ़ेगा ना? नहीं. V या I को चेंज करने से रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, बिकॉज रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V और I. रेजिस्टेंस के हिसाब से VI चेंज होते हैं, VI के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता. It's not the other way around. Resistance depends on two things. One, on the material of the conductor, and two, on the dimensions of the conductor. Length कितनी है, area कितना है, तो किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसको हम लिखेंगे कि एक important point में, don't think of jotting this down. It's coming on YouTube, so you don't need to write. R does not depend on V or I. Value of R
depends on the material of the conductor and its dimensions. एंड एक्सपेरिमेंट में टल्ली होके जब काम किया तो पता चला कि एक्सपेरिमेंटली पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर कितना लंबा है, अगर लंबाई बढ़ाओ तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे मैंने आपको दिखाया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर तुम बड़ा एरिया लेते हो तो ये बढ़ जाता है और घट जाएगा. अगर इससे पतला ले लिया मैंने, पतली पेन ले ली, तो एरिया कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो इन दोनों को कंबाइन करके आई गेट आर प्रोपोर्शनल टू L by A. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जेंटलमैन, मस्त कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है R. बहुत यूज करने वाले वो इक्वेशन आप, रो L by A, one of the most celebrated equations worldwide. नंबर क्या था? 2. R is rho L by A. Rho is a constant which is called resistivity or specific resistance. क्या सुना आपने? Rho is called resistivity, or you can also call it specific resistance. And SI unit of rho. अब रो का ऐसा यूनिट फाइंड करने के लिए रो को आइसोलेट करो तो रो इज आर ए बाय एल. तो आर मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर बाय मीटर. तो 1 मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर. ओम मीटर. ऑलराइट. सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज ओम मीटर. अच्छा, अगर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी की उल्टी क्या होगी? कंडक्टिविटी. तो हम कंडक्टिविटी नामक आइटम को भी इसी वक्त देखेंगे. किसका माइक्रोफोन ऑन है? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं है. सिग्मा इज 1 बाय रो एंड ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, जैसे इसका उल्टा करते थे वही ओम मीटर द होल इनवर्स. और ये ओम का उल्टा क्या होता था? महो. महो मीटर इनवर्स. या तुम्हें याद है उसका सीमेन होता था? सीमेन. आज तो कंपनी है बड़ी. सीमन मीटर इनवर्स. ये इनवर्स है राजा. बराबर. हम यूजुअली सीमन मीटर इनवर्स खास इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छा होता है. नाउ लेट मी टेल यू, तुम लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया चेंज करोगे रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट रो चेंज नहीं होगा. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, बट रो resistivity depends on the material. Rho does not change with length or area. Rho will change only with temperature or if you change the material. जबकि लेंथ चेंज करो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज करो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज करो बट ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर whereas resistivity depends on the material. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Resistivity will change only with temperature or material. So let me write that down. Resistance is a property of the conductor, while resistivity is a property of the material. So resistance depends on the conductor, but resistivity depends exclusively on material or its temperature. All right. So this was the idea. Before we sign off, let me take up a last topic, which is called the vector form of Ohm's law, and that would, I guess, be the last topic of the lecture.
बिफोर आई साइन ऑफ। तो बहुत ही अच्छा थियरी टॉपिक होता है ये। बोलते हैं हमको डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की बात है तो ओम्स लॉ से ही शुरू करते हैं हम। तो वी नो ओम्स लॉ स्टेट्स, अरे अरे यार एक इंपॉर्टेंट बात भूल गया। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जानने के लिए पहले ये टॉपिक जानना जरूरी है। एक्चुअली ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में खास दिया नहीं है, सिर्फ एक नाम है उसका। इस बात को कहते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, जब हमने सबसे पहले करंट डिफाइन किया, करंट वाज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, द चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इस पूरे इक्वेशन में क्या हमने कंडक्टर जाड़ा है, पतला है, मोटा है, कुछ ऐसा कंसिडर किया? नहीं। डिड वी कंसिडर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर? नो। In this particular topic, in this particular quantity, I am going to include the cross-sectional area of the conductor by saying that the electric current passing per unit area, वो per unit cross-sectional area, normal to the direction of current, normal to the direction of current is called current density. So current density मस्त इक्वेशन भी है उसका, is electric current upon CS is not counter side, it is cross sectional area. तो current density को डिनोट किया जाता है J से। J is electric current I by A. Please mute your microphones. So J is I by A or I जा। क्या सुना आपने? I did not call anyone I जा. I said I is जा. Alright? I, ये जिया है, J is I by A, जिया। और you don't like जिया तो I जा, तो I is जा। J is current density and SI unit of J is एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का क्या होता है? एम्पियर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर J वेक्टर है? करंट स्केलर है पर J इज अ वेक्टर क्योंकि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर। सो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, क्या है वेक्टर फॉर्म? I is J bar dot A bar. So can you see? I is a scalar product of current density and area, J bar dot A bar. You can also write it as J A cos theta. और one of my most favorite expressions, I love this expression. अगर छोटा सा कोई एरिया हो dA, तो छोटा सा करंट कितना होगा? DI is J dA cos theta. I tend to call it Jardia cos theta. DI is Jardia cos theta. तो Jardia cos theta हमने देख लिया। यहाँ पे theta is the angle between direction of electric current and the area vector. याद रखना, theta is angle between electric current and the area vector. तो this was current density for you. क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ करने के लिए ये J is I by A हमको जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा लगे हाथों। अच्छा, ये इक्वेशन फिलहाल तो कोई काम का नहीं है, बट कुछ एक न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें जाड़िया कॉस थीटा का इस्तेमाल होगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मेरे असाइनमेंट में भी ऐसे होंगे। तो इन सब चीजों को लेके काफी अंदाजे बयां अच्छा होता है। सो स्टे विथ मी एंड नाउ वी कैन डू वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म करना हमारे लिए पॉसिबल है। वेक्टर
फॉर्म। अब ठीक है, क्या कहा था ओम ने? पता नहीं, मैं तो था नहीं। ओम्स लॉ स्टेट्स, भाई क्या V इजंट इट IR? अभी थोड़ी देर पहले हम देखे कि रेजिस्टेंस R क्या है, इजंट इट रो L बाई A? तो V इज I रो L बाई A। अगर आपकी नजर तेज है तो I बाई A, अभी थोड़ी टाइम पहले यहां पे आया था I जा, बराबर, बुट, इसको बुट में डाल देते हैं, बट I बाई A इज व्हाट? J, करंट डेंसिटी, तो V इज J रो L। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, V इज J रो L। अच्छा, we know, we write this whenever we don't know, but in this case we know potential difference। भाई मेरा फेवरेट फॉर्मूला, पीडी इज V इज ED, सो पीडी V इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कितना है लेंथ कंडक्टर का? L। कितना चार्ज डिस्टेंस क्रॉस करेगा? L। तो अगर आप इक्वेशन तृतीय और चतुर्थ देख रहे हैं, दोनों V के ही हैं, तो शैल वी इक्वेट 3 and 4? तो इक्वेटिंग 3 and 4 क्या मिलता है हमको? E into L इज J रो L। L L कट जाना लाजमी है, तो E इज J into रो। बट फाइनली में isn't रो 1 by सिग्मा? हमने थोड़ी देर पहले देखा रो इज 1 by सिग्मा, तो E इज J by सिग्मा और J इज सिग्मा E। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इक्वेशन को देखें तो J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड। J वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, कंडक्टिविटी वैल्यू है स्केलर, तो इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म दूं तो J बार इज सिग्मा इंटू E बार। Equation 6 is the vector form of Ohm's law. So equation 6 is the vector form. This is a very lovely standard 2-mark question. Actually लगभग 15-17 साल पहले पहली बार JEE की एग्जाम में पूछा गया था। JEE तब तो एक ही था, तो JEE की एग्जाम में पूछा गया था कि J is sigma E is which law? तो पीपल वर लाइक हड़बड़ा गए थे, J सिग्मा कौन सा लॉ है? फिर बैकवर्ड इंटीग्रेट करके यहां पहुंचे, तब पता चला कि ये तो ओम्स लॉ है। तो J is sigma E is a modified form, a vector form of Ohm's law। तो आज का कारवां यही रोकते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह वायर के अंदर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट कैसे होती है, एंड various other things, color code for carbon reactors. Till that time, stay with me. Thank you so much.